Hi everybody. Today we are going to discuss about the scoliosis and kyphosis. यानी कि इसको आम जबान में कहते हैं कूप निकलना, रीढ़ की हड्डी के अंदर जो है आपका कूप निकलना इसको कहा जाता है। इसको समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा जनरल सा आइडिया आप रीढ़ की हड्डी के बारे में दे देता हूं। देखिए ये आपकी जो है रीढ़ की हड्डी होती है, ये आपकी रीढ़ की हड्डी होती है, ये सीधी नहीं होती है, इसमें थोड़ा थोड़ा मोड़ जो है वो कई जगह पर मौजूद होता है। ये आप देख रहे हैं कि ये है आपकी रीढ़ की हड्डी। तो जब इस रीढ़ की हड्डी के अंदर डिफेक्ट आ जाता है, यानी कि ये रीढ़ की हड्डी जो है या तो ये एक जगह से ऐसे ज्यादा उभर जाती है, यानी कि इसका कॉन्वेक्स हो जाता है, ये इस तरह से बाहर को निकल जाता है, या फिर जो है ये जो स्ट्रेट है ये आड़ी तिरछी हो जाती है, यानी कि थोड़ी सी इधर को थोड़ी सी फिर इधर को हो जाती है। तो ये डिफेक्ट इसके अंदर आ जाता है। तो अगर ये आड़ी और तिरछी हो रही है, यानी कि यहां से यू है और फिर दूसरी जगह से यू हो गई, तो उसको हम नाम देते हैं स्कोलियोसिस का। और अगर ये हिस्सा इनमें से कहीं पर से भी इस तरह से उभर जाता है, यानी कि ये हिस्सा जो है उभर कर एक कूप सा निकल जाता है, एक जो है उभार सा बन जाता है, तो उसको हम जो है काइफोसिस का नाम देते हैं। आप देखिए इसको स्कोलियोसिस एंड काइफोसिस को इस तरह भी समझ सकते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो रीढ़ की हड्डी होती है जिसको हम स्पाइन कहते हैं या वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, उसके अंदर जब कोई एक्स्ट्रा मोड़ आ जाए, कोई डिफेक्ट आ जाए, तो उसी को हम स्कोलियोसिस एंड काइफोसिस का नाम देते हैं। जैसे स्कोलियोसिस हम किसको कहेंगे कि जो रीढ़ की हड्डी है ये जनरली देखिए कैसे होती है, ये जनरली जो है आपकी इस तरह से ये रीढ़ की हड्डी होती है, इस तरह से ये आपकी रीढ़ की हड्डी जो है वो आपका होती है। लेकिन स्कोलियोसिस में क्या होता है, स्कोलियोसिस में ये बैंड जो है वो थोड़े ज्यादा आड़े तिरछे हो जाते हैं, यानी कि ये यहां से यू और फिर यू ज्यादा हो गया या यू हो गया, ये इस तरह से इसमें मतलब बिल्कुल बिगड़ सा जाता है ये शेप जो है आपका। तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्कोलियोसिस। यानी कि साइड से अगर बैंड हो रहा है, साइड को अगर बैंड हो रहा है तो वो कहलाएगा आपका स्कोलियोसिस। लेकिन अगर ये आपका पीछे की तरफ इस तरह से निकल जाए, वो किसी भी साइड से निकल जाए, वो किसी भी जगह से, यानी कि कहीं पर से भी इस पूरी रीढ़ की हड्डी में कहीं पर से भी ये ज्यादा एक जगह से कॉन्वेक्स हो जाए या उभर कर पीछे को चला जाए, तो इसको हम जो है आपका काइफोसिस का नाम देते हैं, इसको हम काइफोसिस का नाम देते हैं। तो स्कोलियोसिस साइड वे कर्वेचर, साइड से जो है मोड़ जो है वो गलत हो जाए तो वो कहलाएगा आपका स्कोलियोसिस। और अगर पीछे की तरफ से डोर्सल कॉन्वेक्सिटी, ये कमर जो है पीछे को इस तरह से उभर जाए, तो उसको हम नाम देते हैं आपका काइफोसिस। कॉजेज ऑफ स्कोलियोसिस एंड काइफोसिस, यानी कि इस रीढ़ की हड्डी के अंदर जो डिफॉर्मिटी आती है, जो एक एब्नॉर्मलिटी आती है, ये गलत मोड़ बन जाते हैं, तो इनकी वजह क्या हो सकती है। तो दीज आर द नंबर 1 डिजेनरेटिव डिजीजेज ऑफ स्पाइन, यानी कि रीढ़ की हड्डी की कुछ डिजेनरेटिव डिजीजेज जैसे आर्थराइटिस है या डिस्क डिजेनरेशन है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है। नंबर 2 डेवलपमेंटल एनोमली, यानी कि जब इंसान ग्रोथ कर रहा होता है, जब इंसान यानी कि बच्चा ग्रोथ कर रहा होता है, उस वक्त जो है इसके अंदर, इसके मोड़ के अंदर कुछ खामी आ जाए, कुछ गलती हो जाए, तो उसकी वजह से भी ये आपका इसके अंदर मोड़ आ सकता है, ये कूप बन सकता है। नंबर 3 फ्रैक्चर कॉज्ड बाय द ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से वर्टिब्रल कॉलम की वर्टिब्रा के अंदर फ्रैक्चर हो जाए, यानी कि जिसको हम कंप्रेशन फ्रैक्चर कहते हैं, यानी कि एक साइड से बोन ग्रोथ कर रही है तो दूसरी बोन के ऊपर प्रेशर डाल देती है, तो उसकी वजह से आपका जो है वहां पर फ्रैक्चर अपियर हो सकता है। नंबर 3 इंजरी या ट्रॉमा, यानी कि किसी भी चोट लगने के नतीजे में इसके अंदर डिफॉर्मिटी आ सकती है। नेक्स्ट नंबर 5 स्लिपिंग ऑफ वन वर्टिब्रा फॉरवर्ड ऑन अनदर, यानी कि जो वर्टिब्रा है वो स्लिप होके दूसरी वर्टिब्रा की तरफ को ऊपर को चली जाए, तो उसकी वजह से भी इसके अंदर मोड़ पैदा हो सकता है। नेक्स्ट है सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, यानी कि इसमें बहुत सारे केसेस ऐसे भी देखने को मिलते हैं कि जिसमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से ये इस तरह की परेशानी यानी कि ये प्रोड्यूस हो सकता है, ये परेशानी पैदा हो सकती है।
साइंस एंड सिम्टम्स, यानी कि इसके लक्षण क्या है, किन से आप पहचानेंगे कि ये आपका स्कोलियोसिस या आपका काइफोसिस है। जैसे मैंने अभी बताया कि स्कोलियोसिस में साइड से बैंड ज्यादा आ जाता है और काइफोसिस में आपका पीछे की तरफ से बैंड ज्यादा आ जाता है, तो यानी कि डिफॉर्मिटी आ जाती है, भद्दापन आ जाता है। तो आपका वो साइड से भी दिखाई देगा और सामने से भी दिखाई देता है साफ तौर पर। नंबर 2, स्टिफनेस ऑफ स्पाइन, जो आपकी स्पाइन है, जो आपकी ये रीढ़ की हड्डियां हैं, वो बहुत ज्यादा सख्त हो जाती हैं। और नंबर नेक्स्ट आता है टाइटनेस ऑफ हैमस्ट्रिंग मसल। देखिए यहां पर एक मसल होती है जिसको हम हैमस्ट्रिंग मसल कहते हैं, तो इसके अंदर एब्नॉर्मल पोजीशन होने की वजह से उसके अंदर बहुत ज्यादा जो है वो आपका खिंचाव पैदा हो जाता है, तो हैमस्ट्रिंग मसल जो है वो आपका क्या हो जाती है, उसके अंदर टाइटनेस आ जाती है। नेक्स्ट, व्हेन सीवियर, जब ये सीवियर होने लगता है, यानी कि ज्यादा बढ़ता चला जाता है, तो पेशेंट का जो बैलेंस है वो इम्बैलेंस हो जाता है। जो बैलेंस पेशेंट के अंदर होता है, जो हम नॉर्मली खड़े होकर चल रहे हैं, तो वो बाद में क्या होता है कि उसकी वजह से, एब्नॉर्मलिटी आने की वजह से इम्बैलेंस हो जाता है। नेक्स्ट जो है आपका राउंडर अपर बैक, काइफोसिस के केसेस में खासतौर से ये वाला हिस्सा जो है उभर कर पूरी तरह से ऊपर को, पीछे को पूरा हो जाता है, तो वहां पर जो है वो आपका अपर बैक में इस तरह की परेशानी या इस तरह का सीन जो है वो दिखाई देता है। मे कैन कॉज सीवियर पेन इन अपर बैक, उसकी वजह से, क्योंकि वर्टिब्रा के अंदर जो है वो डिफॉर्मिटी आ रही है, उसकी वजह से जो स्पाइनल नर्व्स है वो कंप्रेस हो जाती है, वो दब जाती है, तो उनके दबने की वजह से वहां पर सीवियर पेन जैसी कंडीशन जो है वो पैदा हो सकती है। ये इसमें दर्द होने की एक कॉज जो है वो हो सकता है ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द स्पाइनल नर्व्स। फॉरवर्ड पोजिशनिंग ऑफ द हेड, ये जो आपका हेड है, अगर यहां पर ये मोड़ आ रहा है, गर्दन के ऊपर आया, तो ये गर्दन इस तरह से आगे को फॉरवर्ड पोजिशनिंग में आ जाती है, इस तरह की पोजीशन जो है उस इंसान की बन जाती है। नेक्स्ट, इन सिवियरिटी, जब ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है, तो वहां पर जो है आपका चेस्ट पेन होने लगता है, सीने में दर्द होने लगता है, और जो है उसके साथ साथ कॉजिंग ब्रीथिंग प्रॉब्लम, वहां पर सांस लेने में जो है आपका प्रॉब्लम होने लगती है। देखिए ये स्टार्ट कब होता है, ये जो स्कोलियोसिस या काइफोसिस है, इसको ये कब स्टार्ट होता है, कब दिखाई देता है? ये जनरली देखने में आता है कि बिफोर प्यूबर्टी इमीडिएट इसके साइन दिखाई देते हैं, इमीडिएट इसके साइन सिम्टम्स जो है वो नजर आते हैं, तो जो कि नोटिस करती है, खासतौर से देखा है मां उस चीज को जल्दी नोटिस कर लेती है। तो जब भी इस तरह की कंडीशन नोटिस करें तो इमीडिएट आप स्पाइन स्पेशलिस्ट जो होते हैं उनसे जाके कांटेक्ट करें, उनसे जाके संपर्क करें, और जो वो ट्रीटमेंट बताए उस तरह से उसके ट्रीटमेंट को फॉलो करें। तो सबसे पहली चीज जो है आपका क्या होगा कि आप जब नोटिस करें, इसमें नोटिस करने वाली बात क्या है कि एक शोल्डर जो है वो नीचे को होता जाएगा और दूसरा शोल्डर जो है वो ऊपर को होता चला जाता है इस तरह की कंडीशन में, और या फिर जो है कमर के पीछे कूप सा निकल जाता है, कुछ गोल सा हो जाता है, कॉन्वेक्स सा हो जाता है। तो ये चीज जब भी नोटिस करें, नोटिस करते ही तुरंत, ये खासतौर से मैंने कब बताया कि जैसे प्यूबर्टी से जस्ट पहले ये कंडीशन एकदम से अपियर होती है, तो इसको खासतौर से मां नोटिस कर सकती है, और जैसे ही ये नोटिस करे आप जो है तुरंत स्पाइनल जो स्पेशलिस्ट है उनसे एकदम जाके इमीडिएट मशवरा करें। इन्वेस्टिगेशन, देखिए इसमें इन्वेस्टिगेशन हम क्या करते हैं, देखिए इसमें सिंपल एक्सरे में भी आपको क्लियर ये आपका डिफॉर्मिटी दिखाई देगी, ये खम, ये मोड़ जो है आपको सिंपल एक्सरे के अंदर भी दिखाई दे जाएंगे, और कभी कभी डॉक्टर्स जो है इसमें एमआरआई भी कराते हैं। ट्रीटमेंट की देखिए जहां तक बात आती है, ट्रीटमेंट की बात जब आती है, तो देखिए मैं आपको यहां एक बात बताना चाहूंगा कि इसका ट्रीटमेंट 100% है, ये क्योरेबल है, 100% क्योरेबल है। तो इसमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं होती है, बच्चे के फ्यूचर के बारे में कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है। ऐसा बच्चा या ऐसा आदमी जो है वो आपका अपनी खुशहाल लाइफ जी सकता है, शादी भी कर सकता है, इवन जिम्नास्टिक भी कर सकता है, लेकिन आफ्टर ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के बाद जो है वो इस तरह के सभी काम जो है वो आप जो एक नॉर्मल आदमी करता है वो ये आदमी भी कर सकता है, लेकिन आफ्टर द ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट देखिए, ट्रीटमेंट में सबसे पहली चीज तो होती है सेल्फ केयर, यानी कि जब पता लग जाए आपको कि ऐसा हो रहा है तो आप तुरंत जो है स्पाइनल जो स्पेशलिस्ट है उनके पास जाएं और अपना इलाज शुरू कराएं। और अगर इसमें दर्द की शिकायत हो रही है तो आप जो है मेडिकेशन कर सकते हैं, पेन रिलीवर जो है आप ले सकते हैं, NSAIDs का भी आप इस्तेमाल इसमें
कर सकते हैं ताकि आपको दर्द से छुटकारा मिले। और अगर ये एंगल जो है आपका 35 डिग्री से कम है, यानी कि जो एंगल दिखाई दे रहा है, जो मोड़ आ रहा है, ये अगर अभी 35 डिग्री से कम है तो ये सिंपल बेल्ट और फिजियोथेरेपी से भी ठीक हो जाएगा, जो कि 90% केसेस में देखने में आता है कि अगर 35 डिग्री से कम एंगल है तो उस वक्त जो है ये सिंपल बेल्ट और आपका फिजियोथेरेपी के जरिए भी ये क्योर हो सकता है। 90% केसेस में ऐसा देखने में आता है। 10% केसेस जो है उनमें अगर 40 डिग्री से ज्यादा, यहां पर 35 डिग्री बताया मैंने, 35 डिग्री से कम अगर है तो वो बेल्ट और आपका फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाएगा। कि अगर ये एंगल जो है 40 डिग्री से ज्यादा हो गया है और जो लगातार प्रोग्रेसिंग कर रहा है, लगातार बढ़ रहा है, तो अब उसके अंदर जो है आपका रिक्वायर्ड सर्जिकल इंटरवेंशन, यानी कि वहां पर फिर सर्जिकल इंटरवेंशन जरूरी है, यानी कि सर्जरी जरूरी होती है। लेकिन इसकी सर्जरी के दौरान एक चीज बहुत अहम होती है कि न्यूरो मॉनिटरिंग जो है पूरे टाइम जब तक ऑपरेशन चलता है वो कंप्लीटली तौर पर जो है उसका न्यूरो मॉनिटरिंग करना पड़ता है। तो उससे आपका ये 100% क्योर हो जाता है, 100% क्योर हो जाता है। मैंने आपको बताया इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बच्चे के फ्यूचर के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सही इलाज कर ले, सही वक्त पर इलाज कर ले, तो बच्चा जो है अपनी हेल्दी लाइफ भी जी सकता है। अगर पेन जैसी शिकायत है या इनिशियल स्टेज में आपको पता लग जाता है, शुरुआत में आपको पता लग जाता है, तो उस वक्त आप कुछ वक्त के लिए अगर आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पसंद करते हैं, दर्द वगैरह कंडीशन अगर हो रही है, तो स्टिफनेस की कंडीशन हो रही है, तो वहां पर आप दर्द को खत्म करने के लिए या स्टिफनेस को कम करने के लिए या आपकी मसल्स की जो वीकनेस आ रही है उसको मजबूत करने के लिए कुछ दवाइयां जो है वो आपका आयुर्वेद के तौर पर भी, यूनानी के तौर पर भी और होम्योपैथिक के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पसंद करते हैं, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लाइक करते हैं, तो उसमें हिमालय कंपनी की एक मेडिसिन आती है शल्ला की टैबलेट आती है, वो आप 2 सुबह और 2 शाम जो है पेशेंट को दीजिए तो दर्द में काफी रिलीफ मिलेगा, स्टिफनेस में कमी होगी। तो ये कुछ वक्ती तौर पर आप ये ट्रीटमेंट आयुर्वेद में कर सकते हैं। अगर आप यूनानी के तौर पर अपना इलाज करना चाहते हैं तो ऐसी मेडिसिन का हम यूज करते हैं ताकि दर्द ना हो और मसल्स को की वीकनेस जो है दूर हो जाए। तो उसमें सबसे बेहतरीन, सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती है माजून फलास्फा। हमदर्द कंपनी की आती है आपका माजून फलास्फा, आप उसको लीजिए और उससे जो है आपका ये स्टिफनेस या मसल्स की वीकनेस जो है वो दूर हो सकती है। आप इसको लीजिए और इससे आपको फायदा मिलेगा। अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में बिलीव करते हैं तो एज पर होम्योपैथिक एक्सपर्ट, यानी कि होम्योपैथिक एक्सपर्ट के मुताबिक बेक्सन कंपनी की एक दवाई आती है रस्टॉक्स 30, इसकी 2-2 बूंद दिन में 3 बार लीजिए। और इसके साथ साथ कैलकेरिया फोर्स 30 के नाम से दवाई आती है, कैलकेरिया फोर्स नाम से 30 पोटेंसी की दवाई आती है, उसकी भी 2-2 बूंद जो है आप दिन में 3 बार लीजिए। तो इससे आप जो है इस परेशानी से, दर्द से, स्टिफनेस से और मसल्स वीकनेस से आप जो है छुटकारा पा सकते हैं। देखिए, अगर आपको ये कंडीशन पैदा हुई है, यानी कि स्कोलियोसिस या काइफोसिस में से कोई भी एक हुआ है, तो मेरा जाती मशवरा है कि तुरंत स्पाइन स्पेशलिस्ट से जाके मशवरा लीजिए और जिस तरह से वो ट्रीटमेंट बताए उस ट्रीटमेंट को आप फॉलो करिए। ये था हमारा आज का लेक्चर, स्कोलियोसिस एंड काइफोसिस। अगर इसमें से कोई सवाल आपके जहन में आ रहा है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स।